हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर फॉर लर्नर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग आज के लेक्चर में ट्रायंगल जो एक टॉपिक है, ट्रायंगल के जितने भी कॉन्सेप्ट है उन सभी कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं ट्रायंगल से, उन सब टाइप्स के क्वेश्चन को करने के लिए हम अगले वीडियो में प्रयास करेंगे। तो आइए पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हाँ दोस्त, तो ऐसे समझते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल सबसे पहले बात है कि ट्रायंगल क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है। पहला टॉपिक है त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? क्या तो ट्रायंगल। ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल का अर्थ है कि तीन सरल रेखाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को ट्रायंगल कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन सरल रेखाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। जैसे आप तीन सरल रेखा कैसे बनेगा? मान लीजिए कि एक ये सरल रेखा है, एक ये है, दो और ये तीन। कितने हो गए ये? मानते हैं कि तीन सरल रेखा है। ये तीनों सरल रेखाओं से जो घिर के बना हुआ है, ये भी जो एक क्षेत्र घिर गया, इस क्षेत्र का क्या नाम है? ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज दोस्त, त्रिभुज भुजा के भी आधार पर होते हैं तीन प्रकार के, और त्रिभुज कोण के भी आधार पर होते हैं तीन प्रकार के। तो सबसे पहले समझते हैं कि त्रिभुज भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के। उसको समझने से पहले हम एक जो बात बार बार जहाँ पूछ लिया जाता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो दोस्त 180 डिग्री होता है। कितना होता है? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री कैसे होता है? अगर हम इस बात को पहले सिद्ध कर ले तो अच्छा रहेगा। तो ये पहले हम इस बात को सिद्ध करते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री कैसे होता है। मान लीजिए ये एबीसी एक त्रिभुज है। एबीसी क्या है? त्रिभुज है। इसके किसी एक शीर्ष, यानी किसी एक शीर्ष से किसी एक भुजा के समानांतर हम एक समानांतर रेखा खींच दिए। किसी एक भुजा के समानांतर हम एक दूसरी रेखा खींच दिए। तो इसको मान लीजिए एम और एन, एम और एन। तो एम एन के समानांतर क्या खींचे हैं? बीसी। हम इस त्रिभुज के किसी एक भुजा के किसी एक कोण के शीर्ष पर किसी एक भुजा के समानांतर का एक रेखा खींच दी। जैसे कि शीर्ष ए पर भुजा बीसी के समानांतर हम रेखा एम एन खींच दिए हैं। इस तरह से बीसी जो है एम एन के समानांतर हो गया, हम इस रेखा खींचे हैं। और अब जान लीजिए, आप एक बात जानते हैं कि किसी सरल रेखा पर एक ही तरफ जितना भी कोण बनता है उन सभी कोणों का कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री? 180 डिग्री। अब देखिए, जब आप जानते हैं कि किसी रेखा पर आप पूछे किस तरह से, तो आप ये बात जानते हैं, आप कितना बात जानते हैं कि मान लीजिए ये एक वृत्त है, और जब वृत्त है तो वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री का। कितना डिग्री का? 360 डिग्री कोण बनता है। जब इसके बीच में से एक जीवा गुजरता है तो जानते हैं कि जीवा जो है वृत्त को, सॉरी जीवा नहीं, व्यास, ये वृत्त है। मान लीजिए यह क्या है? वृत्त है। तो वृत्त पर वृत्त के जो जीवा है, सॉरी वृत्त क्या है? व्यास। वृत्त का व्यास जो है वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। और आप यह बात जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनता है। कितना कोण बनता है? 360 डिग्री कोण बनता है। जब वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनता है तो आप बताइए, जब इस वृत्त को हम आधा कर दें, इस वृत्त को हम आधा कर देते हैं, चलिए इस वृत्त को आधा करते हैं। आप जानते हैं कि वृत्त की व्यास जो है वृत्त को दो बराबर में भाग करता है। तो मान लीजिए ये क्या हो गया? ये अर्धवृत्त हो गया। और ये अर्धवृत्त पर ये कितना कोण बन गया? जब ये पूरा 360 था तो आधा हो गया, तो कोण भी आधा हो जाएगा। जब वृत्त आधा हुआ तो कोण भी आधा होगा। तो कोण कितना हो गया? आधा। अब कितना कोण? अब ये हो गया 180 डिग्री। इस तरह से यहाँ पे क्या है, इसके एक की तरफ देखें तो ये कोण प्लस में ये कोण और ये तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री। तीनों कोणों का कितना होगा? 180 डिग्री। तो मानते हैं इसका नाम दे दीजिए बी, इसका नाम दे दीजिए सी, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी का तीनों कोण का नाम दे दीजिए। एक कोण ये है बी, ये है सी, और इतना है, सॉरी इतना ये है और ये कितना है? सी है। तो मानती है, अब देखिए छोटा सा, अब ये बात आपको समझना होगा कि ये कोण होता कितने डिग्री। आप जानते हैं कि ए बी सी अगर तीनों जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री। क्योंकि किसी एक रेखा के एक ही तरफ, किसी एक सरल रेखा के एक ही तरफ जितना भी कोण बनता है उस सभी कोणों का कितना होता है? 180 डिग्री। इसके अनुसार जब ये पूरा होगा 180 डिग्री, तो आप बताइए, और आप एक चीज़ पढ़े होंगे, क्या आप लोग छोटे क्लास में 8वीं या 7वीं में पढ़े होंगे कि कुछ जब किसी समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा यानी ट्रांसमिट लाइन जब काटता है, प्रतिच्छेद कर देता है, उस स्थिति में संगत कोण
शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, ये सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या, मान लीजिए ये क्या है, यहाँ पे हम एक समांतर रेखा खींच दीजिए। मान लीजिए ये एम एन हम एक समांतर रेखा खींचे हैं, एक रेखा है, और इसके समांतर एक और रेखा खींचते हैं, इसको पी क्यू मान लेते हैं। एम एन और पी क्यू क्या है, एक यानी दो समांतर रेखा है। जब ये समांतर रेखा है तो इस पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक तिरछा रेखा यानी कि तिर्यक रेखा खींच रहे हैं। मान लीजिए ये एक तिर्यक रेखा है, यानी कि एल, मान लीजिए एल का है एक तिर्यक रेखा है। तो ये तिर्यक रेखा जो है इस समांतर रेखा को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। और जब प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है, इस स्थिति में कितने कोण बन रहे हैं, इस स्थिति में 8 कोण बन रहे हैं। मान लीजिए ये एक कोण है, दूसरा कोण, ये तीसरा कोण, ये चौथा कोण, फिर ये पांचवा कोण, ये छठा कोण, ये सातवां कोण और ये आठवां कोण होता है। जब किसी समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो ये 8 कोण बनते हैं। और इस 8 कोण में एकांतर कोण कौन सा कोण हो गया, आपका एकांतर कोण। देखिए एकांतर कोण कौन होगा, एकांतर कोण कौन करता है कि कोने कानी के कोण को एकांतर कोण कहते हैं। क्या, कोने कानी कोण। मान लीजिए ये कोना है, जब क्या है, ये कोना है, इसको कोना कौन कौन होगा, इसके सामने तो है, इसको कोने कानी में ई पड़ जाएगा, 6 पड़ जाएगा। 3 कोने कानी कितना हो जाएगा, 6। कहना करता है कि कोण 3 जो है, सॉरी कोण 3 जो है कोण 6 के बराबर होगा। यानी कि जब किसी समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं। अगर ये सब बातें आपको नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि इसके पहले का जो रेखा कोण है, कोण वगैरह, इस सबको हम किसी एक वीडियो में समझाने की कोशिश करें। अगर इसमें समझाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। फिर उस तरह ये कोण 4 के कोण पड़ेगा, कोण 5 पड़ेगा। तो कोण 4 के कोना पड़ेगा कोण 5, तो कोण 4 और कोण 5 का हो जाएगा एकांतर कोण। और भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हमेशा याद रखिए, जब कोई समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण क्या हो जाएंगे, फिर कोण 4 बराबर कोण का 5। सेम यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। मान लीजिए एम एन और बी सी क्या समांतर रेखा है। जब एम एन और बी सी समांतर रेखा है, एम एन बी सी समांतर रेखा है, तो कोण बी जो है ये कोण इस कोण के बराबर है। कैसे, क्योंकि ये कोण और कौन कोण होगा, एकांतर कोण। और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। जब ये बी है तो भी कितने होंगे, बी होंगे, हैं। और जब ये सी है इतना कोण, तो भी कितना होगा, सी होंगे। काहे कि ये कोण सी और कोण ये वाला कोण, ये तीनों क्या है, सॉरी ये दोनों क्या है, एकांतर कोण हो गए। इसके अनुसार जैसे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण था, सॉरी है था आपका ये वाला कोण 4 और कोण 5 की तरह था। और यहाँ देख लीजिए कोण कितना, कोण 3, कोण सॉरी भाई कोण, अगर इसकी तरफ देखें आप तो कोण 3 और कोण 5 ही था, 6, कोण 3 और कोण 6 था। और फिर इस तरह देखे था आप क्या, ये कोण सी यानी कोण कितना 4 और कोण 5, कोण 4 और कोण 5 को तरह से जब ये सी तभी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। हाँ देखिए तो क्या हो गया, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ए बी सी कुछ कितना होगा, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ये आपको जाना है क्योंकि आप जानते हैं कि किसी एक सीधी रेखा के एक ही तरफ बने कोण, यानी कि मान लीजिए एक सीधी रेखा खींचिए, इसके एक ही तरफ जितना कोण बनेगा वो टोटल का कितना होगा, 180 डिग्री। उस तरह से ये क्या है, एक सरल रेखा है, इसके एक ही तरफ जितना कोण बना है ये टोटल का कितना होगा, 180 डिग्री। जब होगा 180 डिग्री तो आप देख लीजिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी मिलकर होगा 180 डिग्री। अब इसी ए बी सी को देखिए, जो ये ए बी सी है, यही ए बी सी जो है इस त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का अंतर कोण है कि नहीं, कोण ए कोण बी कोण सी, यानी कि तीनों को जोड़ने पर कितना आ गया ए बी। जब ये भाई जब ये भी है तो ये भी होगा, जब ये सी तो ये भी सी होगा एकांतर कोण से। जब एकांतर कोण से दोनों बराबर है तो इसका अर्थ है कि ए बी सी तीनों क्या है, त्रिभुज के अंतः कोण है। जो त्रिभुज ए बी सी के क्या है, अंतः कोण है, अंतः कोण है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोण जो है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का जो है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। चलिए आगे समझते हैं। अब समझते हैं कि त्रिभुज के टाइप्स क्या होते हैं। त्रिभुज आपको पहले बताया कि त्रिभुज कोण के भी आधार पर होते हैं 3 प्रकार के, त्रिभुज भुजा के भी आधार पर होते हैं 3 प्रकार के। तो पहले हम लोग भुजा के आधार पर जो होते हैं त्रिभुज, थोड़ा उसको पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ेंगे कोण के आधार पर। तो उसमें पहला आपका आता है, पहला आता है भुजा के आधार पर, यानी कि
त्रिभुज के प्रकार किसके आधार पर? तो भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब इसमें क्या होगा? भुजा के आधार पर पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या होगा? यानी कि साइड बेस्ट। इसमें सबसे पहला आता है आपका समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ये है तो थोड़ा ठीक से पढ़िएगा, समबाहु त्रिभुज। क्या तो इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या? इक्विलैटरल ट्रायंगल, EQUILATERAL, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये क्या होता है? यानी कि समबाहु त्रिभुज की इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो। आप नोट करते तो नोट कर लीजिए, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। क्या हो? समान हो, यानी कि बराबर हो। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। और आप जानते हैं जब वह तीनों भुजा समान है तो तीनों कोण भी समान ही होगा, यानी बराबर ही होगा। क्योंकि जब त्रिभुज की भुजा बराबर है तो जितना जिस नाप की भुजा है उसी एंगल के अनुसार कोण भी बनेगा। इसलिए हम कह सकते हैं जब तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होगा। तो लिख दीजिए एवं तीनों कोण बराबर, तीनों कोण बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसका कहते हैं हम लोग, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए आपको एक फिगर से समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ दोस्तों, चलिए हम समझते हैं कि थोड़ा इसको समझते हैं कि ये क्या हो। मतलब कि एक समबाहु त्रिभुज है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का भी क्या लिखा है कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो एवं तीनों कोण बराबर हो। समान हो बराबर दोनों बात की है ना। तीनों भुजा क्या हो? भाई जब जानते हैं जब इसकी तीनों भुजा बराबर है तो इससे बनने वाला तीनों कोण भी बराबर ही होगा। कहने का अर्थ है कि ये कितना होगा? आप जानते हैं जब तीनों कोण बराबर कब पॉसिबल है? कितना डिग्री पर तीनों कोण बराबर पॉसिबल है? तो 60 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का कितना होता है? 180 डिग्री। तो आपको इस बात को भी याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज के क्या? समबाहु त्रिभुज के पॉइंट कर लीजिए, समबाहु त्रिभुज के तीनों अंतःकोण जो है, अंतःकोण 60 डिग्री का होता है। कितना? 60 डिग्री का। चाहे आप ऐसे नहीं याद रखते तो सीधा याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों का अंतःकोण जो है वो 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का, 60 डिग्री का होता है। तीनों अंतःकोण नहीं भाई, एक अंतःकोण 60 डिग्री का होता है। तीनों मतलब कहना करते हैं कि तीनों 60 डिग्री का होता है। और एक अंतःकोण पूछे तो एक अंतःकोण कितना होगा? 60 डिग्री। दो को पीछे दूसरा भी तीसरा भी 60 डिग्री। याद रखिए तीनों का होता है 60 डिग्री का, यानी कि 60 प्लस 60 यानी कि 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। समझ गए? तीन अंतःकोण कितना होता है? 60 प्लस 60 यानी कि 180 डिग्री का होता है। फिर आपको याद रखना है कुछ चीज़ कि अगर तीनों अंतःकोण बराबर है तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र क्या होता है? अगर इसका आपसे क्षेत्रफल पूछ दे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और भुजा को मान दे और आपसे क्षेत्रफल पूछ दे, आप कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए इसका फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। कहने का अर्थ है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुने का होता है भुजा स्क्वायर, गुने का भुजा स्क्वायर। अब इसे भुजा जो देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे भुजा का दिया है, यहाँ पे भुजा दिया है √3/4 एंड भुजा का है ए है तो हो जाएगा ए का स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए अब बताएं एक और पूछा है कि इसका परिमाप। क्या? परिमाप समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप कहे तो
3a, 3a कहें तो 3 गुने भुजा। देखिए ये 3 क्यों हो रहा है, हम जानते हैं कि किसी का परिमाप निकाल, चाहे किसी भी त्रिभुज का परिमाप बोले, आपको कुछ मत करना है, चाहे कोई त्रिभुज हो, चतुर्भुज या कुछ भी हो, और उसका परिमाप बोल रहा है तो आप सीधे उस सही भुजा को योग कर दीजिए। परिमाप करता है चारों तरफ से जोड़ लीजिए, चारों तरफ से मापों को जोड़ दीजिए कि ये कितना, ये कितना, ये कितना। अगर चतुर्भुज होगा तो चारों भुजाओं का योग, अगर पंचभुज होगा तो 5 भुजाओं का योग, इस तरह सब करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपके एग्जाम के लिए 8वीं 9वीं 10वीं तक इतना बातें सही है, इतना बात सबका काम चल जाएगा। तो आइए आप समझते हैं समद्वि बाहु त्रिभुज। आइए अब समझते हैं कि समद्वि बाहु त्रिभुज क्या होता है। क्या समद्वि बाहु त्रिभुज, समद्वि बाहु, समद्वि बाहु त्रिभुज ये क्या होता है। समद्वि बाहु त्रिभुज कहने का अर्थ है कि इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोसेलेस। क्या, ISOSCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल ये क्या होता है। देखिए ऐसी त्रिभुज, ऐसी त्रिभुज, ऐसी त्रिभुज, ऐसी त्रिभुज जिसकी कोई भी 2 भुजा बराबर है, जिसकी कितनी भुजा, 2 भुजा, 2 भुजा बराबर हो। कितनी भुजा, ऐसी त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर हो, उसका क्या हम लोग समद्वि बाहु त्रिभुज। ऐसी त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर हो, और याद रखिए जब इसकी 2 भुजा बराबर है तो इसकी जो 2 भुजा बराबर है उसके सामने वाले दोनों कोण भी बराबर होंगे। आप समझे, यानी कि इसको जो 2 भुजा बराबर है उसके सामने वाले भुजा कोण भी बराबर होंगे। तो ये थोड़ा चित्र से समझते हैं हम लोग। हाँ, तो जैसे कि पता है कि क्या है, ये एक समबाहु त्रिभुज, क्या है, समद्वि बाहु त्रिभुज है। कहने का अर्थ है ऐसी त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजा बराबर हो, तो इसकी एक ये भुजा और एक ये भुजा क्या है, बराबर है, ये भुजा अलग है। ये दोनों भुजा क्या है, बराबर, यानी कि भुजा ए बी जो है भुजा ऐसी के बराबर है और बीसी भुजा अलग है। तो क्या है, एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। समद्वि बाहु का अर्थ है सम माने बराबर, द्वि करता है 2, द्वि का क्या होता है 2, अब बाहु माने भुजा, माने जिसकी 2 भुजा बराबर हो, जिसकी 2 भुजा बराबर हो, उसे कहते हैं समद्वि बाहु त्रिभुज। इसमें आपको इसमें कौन सा कोण बराबर है, जैसे कि आपको ए बी भुजा AC भुजा बराबर है, तो ए बी भुजा के सामने कौन सा कोण है, इसके सामने कौन है C, तो कोण C होगा बराबर। और AC भुजा के सामने कौन है, कौन है AC भुजा के सामने, उसके सामने का कोण बराबर होता है, तो ये कोण पड़ता है C, सॉरी B। कहने का अर्थ है कि इस त्रिभुज में भुजा की बात कीजिएगा तो भुजा AB बराबर है भुजा AC, और जब ये भुजा बराबर है तो इसके सामने कोण भी बराबर होगा, यानी कि AB के सामने वाला कोण C है, यानी कोण B जो बराबर होगा कोण C के, कोण C के बराबर होगा। इतनी बात आपको याद रखना है। चलिए अब समझते हैं इसका क्षेत्रफल। अगर दे दे कि भाई इसका समद्वि बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, देखिए ऐसे तो कोई भी त्रिभुज दे, आप उसके एक शीर्ष से लंब डाल करके और जनरल जो त्रिभुज का फॉर्मूला है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आप उसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बेसिकली सिर्फ इसका फॉर्मूला पूछेगा तो इसका फॉर्मूला होता है समद्वि बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्वि बाहु, समद्वि बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्वि बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए दोस्त, हमको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखने में टाइम ज़्यादा लग सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम आपको एक ही चीज़, मतलब एक ही भाषा में लिखेंगे। हाँ दोस्त, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा कि आप सीधा कर दीजिए इसका क्षेत्रफल। अगर आपको सिर्फ जनरली इसका फॉर्मूला याद करना है तो इसका फॉर्मूला सीधा सा आता है कि B/4, यानी कितना है, असमान भुजा, यानी असमान भुजा /4 रूट अंडर का 4 इंटू समान भुजा, समान भुजा क्या है B, तो B का स्क्वायर माइनस क्या है, असमान भुजा क्या है A का स्क्वायर। ये इसका जनरल फार्मूला हो गया, ये इसका जनरल फार्मूला हो गया। हाँ, तो कहता है समद्वि बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है A/4 रूट अंडर 4B² माइनस A²। जहाँ आप पूछिएगा सर B और A कहा, तब जानते हैं यहाँ पे जहाँ B क्या है, B जो है ये समान भुजा है, B क्या है, समान भुजा की लंबाई है, समान भुजा की
लंबाई है और यहाँ पे ए क्या है, ए जो है असमान भुजा की लंबाई है, ए असमान भुजा की लंबाई है। आपको इतनी बातें याद रखना है और डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालना है। तो अब इसका परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो समान भुजा कितनी है, 2 समान भुजा है, तो 2 इंटू समान भुजा और प्लस असमान भुजा, यानी कि 2 असमान भुजा के लंबाई जोड़ दीजिए। अच्छा, इसमें 2 से एक भुजा में 2 से गुना कर दीजिए, प्लस तीसरी असमान भुजा का कर दीजिए, ऐड कर दिए हैं, यानी सीधी सी बात है कि तीनों भुजाओं का योग। तो इतनी बातें आपको डायरेक्टर निकालने के लिए, मतलब डायरेक्टर क्षेत्रफल निकालने के लिए पर्याप्त है। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्या, विषम बाहु त्रिभुज। हाँ दोस्तों चलिए आज समझते हैं तीसरी क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। कौन, विषम बाहु त्रिभुज। इसको इंग्लिश में कहते हो एस्केलन ट्रायंगल। क्या, एस्केलन, SCALENE, एस्केलन ट्रायंगल। कहे तो कौन, विषम बाहु त्रिभुज। अब विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, अब जानते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर न हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। एक ऐसी त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर न हो, यानी कि समान ना हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, दोस्तों। तो क्या है, ये क्या है, ये एक विषम बाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है। अब इस विषम बाहु त्रिभुज में आप देख पा रहे हैं कि एक भुजा A सेंटीमीटर है, एक B है और एक C है, यानी कि इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है। और ध्यान रखिएगा, जब इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है तो इसकी कोई भी कोण बराबर नहीं होगा। यह कोण कुछ और होगा, यह कोण कुछ और होगा, यह कोण कुछ और होगा। अब इस बात का रखें, जब इसकी कोई भुजा बराबर नहीं तो इसकी कोई भुजा बराबर नहीं है तो इसकी कोई कोण भी बराबर नहीं होगा। अगर इसकी आप क्षेत्रफल की बात करेंगे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसका हो या फिर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, आपको अगर कोई फॉर्मूला नहीं याद है तो आप हमेशा एक फॉर्मूला याद रखिए, 1/2 गुने का आधार गुने ऊंचाई, यानी कि आपको ऊंचाई निकालनी होगी, किसी भी त्रिभुज में ऊंचाई निकालनी होगी। और आधार क्या होगा, आप किसी त्रिभुज में किसी एक शीर्ष से किसी एक भुजा पर एक लंब डाल दीजिएगा, किसी एक शीर्ष के बीचों बीच यहाँ से किसी एक भुजा पर क्या डाल दीजिएगा आप, लंब। मान लीजिए हम एक लंब डाल दिए, मान लीजिए रुकिए थोड़ा सा, मानते हैं कि ये क्या है, एक लंब है। मान लीजिए इसका नाम दीजिए D। ये H जो है, H का इसका लंब यानी कि ऊंचाई है, H का इसका त्रिभुज की ऊंचाई है। और ये लंब हम जिस भुजा पर डाले यानी कि BC पर डाले हैं तो BC का हो जाएगा आधार हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हमको, अगर इसका क्षेत्रफल लिखना है तो आप H का मान निकालेंगे। अब H का मान कैसे निकलेगा, तो आपको इसमें से दोनों त्रिभुज में अगर इसमें से कोई एक भुजा दिया है तो उसको आप यहाँ से थोड़ा किसी एक मान लीजिए, टोटल को मान लीजिएगा और किसी एक मान का हम निकाल सकते हैं, आधार का मान, इस ऊंचाई का मान। जब ऊंचाई का मान निकल जाएगा तो हम डायरेक्ट 1/2 यानी इसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। डायरेक्ट त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, यानी कि आप इसको किसी भी त्रिभुज में अप्लाई कर सकते हैं और उस त्रिभुज का आपको ऊंचाई पता है तो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। क्या इसका प्रश्न नहीं है, ये सभी त्रिभुज के लिए अप्लाई होता है। और एक और फॉर्मूला है कि हम उसको हीरोन का सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हीरोन का सूत्र। कहना करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, आप जानते हैं, उसको छोटे क्लास में थोड़ा पढ़ना है कि √S × S - A × S - B × S - C। आप इससे भी इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पूछेगा सर यहाँ पे A क्या है, S क्या है, तो जहाँ S क्या है
ये जो है सेमी पेरीमीटर है, इसका है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का है तो अर्ध परिमाप, किसका? इसका अर्ध परिमाप। तो इसका परिमाप कैसे निकलेगा? इसका परिमाप निकालने के लिए हम तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे और अर्ध परिमाप करते हैं किसको? आधा कर देंगे, और आधा करने के क्या करेंगे हम? 2 से भागा दे देंगे। तो ये जहाँ एस क्या है? अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप। आपको एक सजे अर्ध परिमाप निकलेगा कैसे? तब जानते हैं अर्ध परिमाप निकालने के लिए अर्ध परिमाप नाम से भी हो रहा है कि अर्ध परिमाप। परिमाप यानी परिमिति को आधा करना है। तो a + b + c क्या होगा? परिमिति होगा। इसको हमको आधा करना है, इसको हमको आधा करना है, तो इसे 2 से भागा देंगे। तो इस तरह से आप इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ी ही आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसका परिमाप पूछेगा, अक्सर इसका परिमाप क्या होता है, तो सीधे त्रिभुज का परिमाप कर लीजिए कि त्रिभुज का परिमाप बराबर a + b + c, यानी तीन भुजाओं का योग, तीन भुजाओं का योग। इतनी बातें आपको एक विषमबाहु त्रिभुज में याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो भुजा के आधार पर जितने भी टाइप्स के जो 3 टाइप्स त्रिभुज थे उस सब के बारे में आपको कुछ जानकारी हो गई होगी और आप इस बात को थोड़ा समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा कोण के आधार पर समझते हैं कि कौन कौन त्रिभुज होते हैं, उसकी क्या क्राइटेरिया होती है। हाँ, तो चलिए आप समझते हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपको हम वीडियो के पहले ही बता दिए हैं कि चाहे भुजा के आधार पर हो या कोण के आधार पर हो, त्रिभुज 3 ही प्रकार के होते हैं। क्या? तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है आपका न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, इसको इंग्लिश में कहते हो एक्यूट एंगल, ACUTE, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रेंगल, एक्यूट एंगल ट्रेंगल, एक्यूट एंगल ट्रेंगल। देखिए अब एक्यूट एंगल ट्रेंगल क्या है? एक ऐसी त्रिभुज जिसकी कोई भी, देखिए यहाँ पे कोण करते हैं, यहाँ सीधे साथ है कि कोण को दर्शा रहा है, यानी कि यहाँ पे भुजा से नहीं, हमको कोण से मतलब है। तो एक ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों कोण जो है न्यून कोण हो। क्या? एक ऐसी त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण क्या होता है? एक ऐसा कोण जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो, लेकिन 0 डिग्री से बड़ा हो, लेकिन 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। 90 डिग्री से छोटा हो, उससे कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं? उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो एक ऐसे त्रिभुज होना चाहिए जिसका कोण जो है 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा। तो इसमें आपका समबाहु त्रिभुज भी आ जाएगा। उस तरह से बहुत सारे त्रिभुज भी बन जाएंगे इसमें। तो अगर आप इसका परिभाषा नोट करेंगे तो लिखिए ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों कोण 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो। क्या हो? छोटा हो, उसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। उससे क्या कहते हैं हम लोग? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये किसको आपको चित्र बना के समझाते हैं हम आपको। हाँ दोस्तों, तो मान लीजिए ये क्या है? न्यून कोण है, जिसमें ये कोण मान लेते हैं कितना डिग्री है? मान लेते हैं ये 60 डिग्री। कितनी है? 60 डिग्री है। हालांकि इसके तीनों कोण आपको बराबर दिखाई दे रहा है, इसलिए यानी तीनों भुजा बराबर दिखाई दे रहा है, इसलिए हम तीनों कोण को बराबर करते हैं 60 डिग्री 60 डिग्री। देखिए इस त्रिभुज के मान लेते हैं एक ABC त्रिभुज है। इस ABC त्रिभुज के आपको तीनों कोण का दिखाई दे रहा है, 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? ये न्यून कोण त्रिभुज है। चाहे आप एक और त्रिभुज बना सकते हैं, कोई भी त्रिभुज है, लेकिन बस ध्यान रहे कि हमें इसकी भुजा से कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए कि ये कोण 60 है और ये कोण मान लेते हैं 70 है, तो कितना होगा? 50 ही होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का 180 डिग्री ही होता है। ये बना रहना चाहिए। इस हिसाब से जब ये ABC ये 60 है और B 70 है, तो कितना होगा? 50 डिग्री। क्या कि 7 70 यानी कि 130 डिग्री हो गया, तो बचा कितना? 50 डिग्री। तो इस तरह से आप न्यून कोण त्रिभुज को समझ सकते हैं। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो फिर वही बात करना होगा कि किसी एक भुजा से, किसी एक शीर्ष से आप उसे किसी एक भुजा पर लंब डाल लीजिए, लंब के मान निकाल लीजिए और जिस भुजा पर लंब डाले हैं उसको आधार बन करके 1/2 गुने आधार गुने आधार गुने ऊंचाई करके आप इसका क्षेत्रफल
निकाल सकते हैं। और आ बात परिमाप का, तो सीधे तीनों भुजाओं का योग कर सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो ये अगला समझते हैं, दूसरा है समकोण त्रिभुज। आइए तो समझते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या है। क्या समकोण त्रिभुज? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि समकोण त्रिभुज क्या है? तो ऐसी त्रिभुज जिसकी कोई एक कोण 90 डिग्री का हो। कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री हो। ऐसी त्रिभुज जिसका कोई एक कोण कितना हो? 90 डिग्री हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसका कहते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए करा एक ऐसा त्रिभुज बनाइए जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। एक का पॉसिबल है जब एक रेखा एकदम ऊर्ध्वाधर हो और दूसरी रेखा क्षैतिज हो, तब पॉसिबल है। एक रेखा एकदम कैसा हो? ऊर्ध्वाधर हो, पेन की तरह या किसी टावर की तरह, और दूसरी रेखा क्या हो? एकदम क्षैतिज हो। तो वो दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को हम लोग कहते हैं, या उसी बिंदु पर बनता है एक 90 डिग्री का कोण। तो ये हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। हाँ दोस्त, तो जैसे कि आपको आपके बोर्ड में दिखाई दे रहा है कि ये क्या है? ए भी एक ऊर्ध्वाधर रेखा है और बीसी का एक क्षैतिज रेखा है। जहाँ पर भी एक बने ऊर्ध्वाधर रेखा और दूसरी बने क्षैतिज रेखा, वहाँ पे कितने डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री कोण बनता है। तो यहाँ कितने डिग्री कोण बनेगा? यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा, और 90 डिग्री का सिंबल यही है। और जब इसको ऐसे मिला दे तो क्या बनता है? ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो देखिए इस समकोण त्रिभुज की एक भुजा ए मान लिया है, दूसरी भुजा बी मान लिया, तीसरी भुजा हमने सी मान लिया। कितना मान लिया है? एक भुजा के हमने ए मान लिया। चलिए हम लिखते हैं कि इस समकोण त्रिभुज की एक भुजा माना कि भुजा जो है, इसकी जो भुजा है वो ए बी तथा सी है। माना इसकी भुजा क्या है? ए बी और सी है। इसकी भुजा को हमने मान लिया है। देखिए अगर आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है या इसका कोई भुजा निकालना है, इसका परिमाप निकालना है, तो इसका सीधा साधा फॉर्मूला यह है कि अगर भुजा का मान आपको दिया तो देखिए इसमें आपको लंब निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें जो लंब है वही भुजा ए भी है। जब तक एक भुजा लंब नहीं होगा, जब तक एक भुजा ऊर्ध्वाधर नहीं होगा, तब तक समकोण त्रिभुज बनना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए यह भुजा लंब है तो ये इसका हो जाएगा। आप लंब कहिए या शीर्ष लंब कहिए या ऊंचाई कहिए, तीनों बात क्या है? एक ही है। जो भुजा एकदम ऊर्ध्वाधर है, क्या है? ऊर्ध्वाधर है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? लंब। तो चलिए तो इसको समझ लेते हैं कि ये भुजा ए क्या है? ए जिस भुजा पर लंब है, बीसी पर लंब है, तो जिस पर लंब होता है उसको हम लोग बेस कहते हैं, यानी कि आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसमें आपका आधार क्या हो जाएगा? आधार भुजा क्या है? आधार ए क्या है? मान लीजिए ए क्या है? ए आधार, जिसको इंग्लिश में हम लोग बेस कहते हैं। इसका बी क्या है? बी आपका लंब है। बी क्या आपका? लंब है। आप लंब कहिए, शीर्ष लंब कहिए या ऊंचाई कहिए, तीनों बात एक ही है। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। PER परपेंडिकुलर कहते हैं। और तीसरा क्या है? सी क्या है? सी को हम लोग कर्ण कहते हैं। याद रखिए समकोण त्रिभुज में जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है, वह भुजा जो समकोण के सामने होती है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। याद रखिए समकोण त्रिभुज में जो भुजा समकोण के सामने होती है उसे क्या कहते हैं? हम लोग कर्ण कहते हैं। और ये कभी बदलता नहीं है, ये फिक्स होता है। एक बात याद रखिए, समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है हमेशा फिक्स होता है। ये लंब आधार यहाँ मतलब कि इस डिग्री के अनुसार निम्न थीटा के अनुसार बदलता रहता है। अगर यह थीटा है तो ठीक है, ये अगर थीटा मानिएगा तो लंब हो जाएगा, लेकिन अगर यह थीटा हो गया तो निम्न थीटा का सामने का कोण होता है लंब कोण, क्या होता है? लंब होता है। तो आपको ट्रायंगल यानी कि आप जब पढ़िएगा त्रिकोणमिति तो इसमें समझना पड़ता है कि लंब कौन सा होगा। लंब आधार चेंज हो सकता है लेकिन कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा फिक्स होता है। और ये चेंज भी कब होगा? अगर ये जो लंब आधार है ये चेंज कब होता है? तो निम्न कोण थीटा पर डिपेंड करता है कि कौन सा कि किस कोण को आप निम्न कोण मान रहे हैं। तो आज समझिए, तो सी क्या है? सी क्या है? कर्ण है। सी क्या है? कर्ण है। यानी सी जो है आपका कर्ण है। कर्ण को इंग्लिश में लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूस, HYPOTENUS।
एस ई हाइपोटेनस। सी क्या है? हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है। अब देखिए लंब आधार और कर्ण। लंब आधार और कर्ण के बारे में एक बहुत ही महान वैज्ञानिक पाइथागोरस साहब ने इसके तीनों भुजाओं के लंबाई के संबंध के बारे में एक प्रमेय दिए है, जो आप लोगों को पता होगा। इन्होंने बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है इसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज में जो क्या है, ये कर्ण है, कर्ण का जो वर्ग है वो अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये बात किसने बताए थे? ये बात पाइथागोरस साहब ने बताए थे। तो चलिए हम तो समझते हैं कि अगर इसका आपको कोई अगर लंब दे दिया है, आधार दे दिया है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालने का सीधा सा तरीका क्या है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कर दीजिए, या त्रिभुज का क्षेत्रफल कर लीजिए। क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यानी एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल समकोण, सॉरी हाँ आप रन दीजिए, ऐसे दे ट्रायंगल ऑफ एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई कहिए या लंब कहिए या शीर्ष लंब कहिए, तीनों बात एक चीज है। आप समझ लीजिए। और इसका परिमाप की बात करें, परिमाप तो तीनों भुजाओं का जो वो तो कह लेंगे आप। अब देखिए इसमें अभी आपको एक बात बताया है कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का जो वर्ग है वो सिर्फ दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस बात को आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। चलिए हम सूत्र लिख देते हैं कि समकोण त्रिभुज में अगर यहाँ पे आप बात करेंगे, जहाँ पे यहाँ 1/2 आधार कितना है, यहाँ पे ए है और ऊंचाई कितनी है? बी है। तो इस तरह से अगर आपको ए और बी का मान दे रहा है तब इस तरह से इसका क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके भुजा के बारे में जो संबंध है, यानी भुजा की लंबाई का जो संबंध है उसको थोड़ा लिख लेते हैं। किसके अनुसार? पाइथागोरस साहब के अनुसार। तो अगर पाइथागोरस साहब के थोड़ा जानता है अब उनके बारे में, तो वे एक यूनानी गणितज्ञ थे। उनका जन्म 600 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 600 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ का थे? वो एक यूनान देश के थे। तो ये इतना बात काफ़ी है। देखिए ए बी क्या है? ए बी सी यानी समकोण त्रिभुज की भुजा के बारे में क्या संबंध है कि कर्ण का जो वर्ग है, कर्ण क्या है? हाइपोटेनस है। कर्ण क्या है? हाइपोटेनस। यानी कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग वो शेष दोनों भुजाओं के, शेष भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। आधार के वर्ग के बराबर होता है। फिर आपको देगा अगर आपको कर्ण का वर्ग निकालना हो और लंब का कर्ण का अगर आपको कर्ण निकालना हो, लंब आधार दे दे तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। और अगर आपको कर्ण और आधार दे दे, लंब निकालने को दे दे, अगर बोल दे कि लंब निकालो तो कोई बात नहीं भाई। जब हमको ये वाला पता है तो जब लंब निकालेंगे तो बराबर के दाएं तरफ क्या है? प्लस में आधार, इधर आएगा तो कहाँ जाएगा? माइनस में आधार। तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और अगर आपको आधार दे दिया जाए, अगर आधार निकालने के लिए दिया जाए तो कैसे कर लेंगे इसको? आधार अगर आपको निकालना हो तब जानते सीधी सी बात कि आधार निकालना है, यहाँ पे आधार निकालना है तो बराबर, देखिए बराबर का दाहिनी तरफ क्या है? कर्ण है। और बराबर का बाएं तरफ कर्ण है, बराबर का दाहिनी तरफ दोनों है। और सिर्फ हम आधार को जरूर लेंगे और लंब को भेज देंगे बराबर के बाएं, तो इसका चिन्ह क्या है? प्लस है। इधर क्या हो जाएगा? माइनस। यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इस तरह से आप इस त्रिभुज की भुजा को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको एक समकोण त्रिभुज के बारे में 9th 10th के लिए पर्याप्त है। चलिए एक और समझते हैं। अगला अधिकोण त्रिभुज। हाँ दोस्त, तो अब अगला है अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज अगला है आपका अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज देखिए, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्टूस एंगल, OBTUS, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। तो ये क्या होता है? देखिए एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई एक भुजा, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई एक भुजा 90 डिग्री से बड़ा हो, उससे कहते हैं हम लोग अधिकोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज यानी ऐसी त्रिभुज
जिसकी एक भुजा, जिसकी एक भुजा क्या हो, एक भुजा 90 डिग्री से, सॉरी एक भुजा नहीं दोस्त, एक कोण, भुजा 90 डिग्री से बड़ा कैसे हो सकता है, एक कोण की बात हो रही है, एक कोण, ऐसे त्रिभुज जिसकी कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, कोई एक कोण, क्या कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। देखिए निम्न कोण में क्या था, निम्न कोण में तीनों कोण जो था 90 डिग्री से छोटा था, समकोण में कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर था, यानी कि कोई एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसे कहते हैं समकोण। और अधिक कोण में क्या है, कोई एक कोण जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है। जैसे कि चलिए आपको एक चित्र द्वारा समझाते हैं। हाँ तो क्या कर रहे हैं, एक ऐसे त्रिभुज, मान लीजिए ये ABC क्या एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B जो है ये 90 डिग्री से बड़ा है। ये 90 डिग्री कब होगा, जब यहाँ पे कोई सीधा रेखा होगा, मान लीजिए अगर 90 डिग्री होता तो इस तरह से एक रेखा होता, हाँ ये क्या होता है, ये सीधा होता है 90 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री से क्या है, अधिक है। तो एक ऐसे त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, कोई एक कोण ऐसे त्रिभुज जिसकी एक कोण क्या है 90 डिग्री से बड़ा हो, क्या हो 90 डिग्री से बड़ा हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। और इसका भी आपको निकालना है क्षेत्रफल, तो इसमें भी आप कुछ मत कीजिए, आप किसी एक भुजा से यानी किसी एक शीर्ष से, त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से, मान लीजिए बी से ही किसी एक भुजा को लंब डाल दीजिए, मान लीजिए बी से क्या AC को लंब डाल दिए डी, बी से AC पर हम BD को लंब डाल दिए, इस लंब की मान यानी कि इस ऊंचाई का मान निकाल लीजिए आप, और जिस भुजा पर ऊंचाई डाले हैं, जिस भुजा पर डाले हैं कि AC पर डाले हैं, आप AC की लंबाई आप अगर कुछ समझ दिया है तो इसका लंबाई गुना यानी कि 1/2 गुना लंबाई कितनी है h, लंबाई कितनी है h, और इसकी अगर इस भुजा AC की लंबाई आपको कुछ दे दिया है, मान लीजिए अगर भुजा AC की लंबाई कुछ भी दे दी, भुजा AC की लंबाई गुने आप AC कर लीजिए, यानी कि h गुना AC की लंबाई। आपको जिस भी त्रिभुज की क्षेत्रफल निकालना है, आप इस तरह से त्रिभुज की क्षेत्रफल बड़ी आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। रहा बात इसका परिमाप का, तो कुछ मत कीजिए, तीन भुजाओं का योग कर दीजिए। तो इतनी बातें आपको जनरल सी बातें था जो आपको 8वीं 9वीं तक जानना आवश्यक था, और न जाना था तो अभी आप लोग इसको बारी बारी से नोट कर लीजिएगा, मतलब वीडियो को रुका रुका कर पॉज कर करके नोट करते रहिएगा। अगर हम आपको नोट करने के लिए टाइम देंगे तो फिर वीडियो लंबा हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग त्रिभुज के कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती है, कुछ और भी गुण होते हैं, उनके बारे में समझते हैं कि उससे त्रिभुज की क्या संबंध है। आइए शुरू करते हैं। बताइए दोस्तों, अब हम पूरा त्रिभुज के एक और गुण है जो समरूपता। त्रिभुज के क्या, दो त्रिभुज के संबंध में एक और बात दिखाया जाता है कि समरूपता का गुण में समरूपता या सर्वसमता का गुण होता है दो त्रिभुजों के बीच। ये क्या है, या जिस समरूपता या फिर सर्वसमता क्या होता है, तो इसको समझने की प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सर्वांगसमता क्या होता है। सर्वसमता का तो कॉन्ग्रुएंट क्या है, कहने का अर्थ है दो ऐसी आकृतियां जिनकी आकार तथा रूप दोनों बिल्कुल एक समान हो। एक ऐसी दो ऐसी आकृतियां जिनके आकार तथा रूप दोनों एक समान हो, उसे कहते हैं हम लोग सर्वांगसम आकृतियां। कहे तो जैसे कि जिसका आकार और रूप और उसका साइज सब कुछ क्या, कहने का अर्थ है कि प्रत्येक दृष्टि से एक समान हो, उसे हम लोग कहते हैं सर्वांगसम आकृतियां। जैसे कि आप दो ब्लेड लीजिए, दो ब्लेड जो शरीर में काम आती है, दो ब्लेड को जब आप एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वह प्रतीत होगा कि एक ही ब्लेड है। इसका अर्थ है कि दोनों ब्लेड के जो रूप है और आकार है, साइज है, वो दोनों क्या है, एक समान है। तो दोनों ब्लेड क्या कराएंगे, वे दोनों ब्लेड सर्वांगसम कहलाएगा। जैसे अब इसी चीज को हम लोग को त्रिभुज में समझना है कि त्रिभुज में ये सर्वांगसम यानी कि सर्वसमता का जो नियम है वो किस तरह से काम करता है। आप सर्वसमता को सीधे समझ दीजिएगा कि दो ऐसी आकृतियां जिनकी आकार तथा रूप यानी कि आकृति दोनों बिल्कुल एक समान हो, उसे हम लोग कहते हैं क्या, सर्वांगसम आकृतियां। क्या, सर्वांगसम आकृतियां। और सर्वांगसम आकृतियां का जो संबंध है, इसी संबंध को हम लोग कहते हैं सर्वांगसमता, जो कि हम छोटे क्लास में 8वीं में पढ़ेंगे। तो समझते हैं कि त्रिभुज में सर्वांगसमता का नियम किस तरह से लागू होता है। इसके लिए
हम पहले समझते हैं इसमें कुछ त्रिभुज में सर्वसमता का नियम लागू करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ रूल वगैरह है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। जिसमें से पहला आता है हमारा एस एस एस। हमने आगे भी आपको त्रिभुज के बारे में कह दिया है। पहला कॉन्सेप्ट जो है एस एस एस, ये कहता है साइड साइड साइड, यानी कि कहे तो भुजा 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 और भुजा, भुजा भुजा भुजा। कहने का अर्थ है कि जब एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाएं के बराबर हो, क्या यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज जो है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे। हमने क्या कहा था कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग होंगे। आइए इसको हम लोग चित्र द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, जैसे कि आपको बोर्ड पे दो हमने त्रिभुज का चित्र बना दिया है, आपको दिखा दे रहा है कि त्रिभुज ए बी सी है और दो त्रिभुज डी ई एफ है। ए बी सी और डी ई एफ, इसमें आप देखेंगे कि ए बी भुजा जो है, ए बी भुजा और डी भुजा के बराबर है। ए सी भुजा डी एफ भुजा के बराबर बनाया हमने, और बी सी भुजा जो है ई एफ भुजा के बराबर बनाया है। यानी हम ये कहना चाहते हैं आपको कि इस त्रिभुज के तीनों भुजा जो है इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर है। जैसे ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, और ये वाला इसके बराबर है। तो इस तरह से लगा है तो ये दो त्रिभुज कहा जाएंगे सर्वांग समता, किस नियम से, एस 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 सर्वांग समता के नियम से। और आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे तीनों भुजा बराबर है, क्या तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, तीनों कोण भी बराबर होंगे। इसलिए आपको ए की जो है, क्या ए की जो कसौटी है ये आपको अलग नहीं कर सकता नहीं है, क्योंकि आप समझ रहे हैं तो जब तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, है ना। हाँ, क्या हम लोग आपको ए की कसौटी के याद रखना, क्योंकि आप जानते हैं कि जब इसकी तीनों भुजा बराबर है तो तीनों भुजा बराबर है तो ये तीनों भुजा से बनने वाला तीनों कोण भी बराबर होंगे। इस तरह से कह सकते हैं कि कोण ए जो है कोण डी के बराबर होगा, कोण बी जो है कोण ई के बराबर होगा, और कोण सी जो है कोण एफ के बराबर होगा, होगा नहीं, क्योंकि इसके तीनों भुजा जो है समान रूप से बराबर दिखा जाए। इस तरह से आपको ए की कसौटी याद रखना है। और कोई पूछेगा कि ए की कसौटी क्या है सर्वांग समता में, तब लेंगे कि यदि त्रिभुज की तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज ए सर्वांग समता से सर्वांग सम होंगे। ऐसे कर रहे हैं, इसमें हमको ये याद नहीं कर सकता नहीं है। तो जैसे कि हम बोल रहे हैं कि इसकी ए भुजा जो है बराबर है डी भुजा के, ए भुजा बराबर है डी भुजा के, ए सी भुजा जो है क्या ए सी भुजा बराबर है डी एफ भुजा के, और फिर क्या बी सी भुजा बराबर है ई एफ भुजा के, बराबर है कि नहीं, यह बराबर दिखा गया आपको साइन से। तो अगर इस तरह से किसी दो त्रिभुज के भुजा हो तो दोनों त्रिभुज जो है यानी कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ जो है क्या होंगे सर्वांग सम, क्या होंगे सर्वांग सम। और सर्वांग सम का तो साइन ये होता है, देख लीजिए सर्वांग सम का साइन, यानी कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ होगा।
तो आपको इतनी बात याद रखना है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो चलिए अगला समझते हैं। चलिए दोस्तों अगला समझते हैं। अगला है SAS का तो भुजा, कोण भुजा, साइड एंगल साइड। ये क्या है? ये नियम कहता है कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजा एवं उसके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा एवं उनके बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज SAS सर्वसमता से सर्वसम होंगे। क्या नोट करते रहिएगा दोस्त। यदि आपको नोट करने के लिए हम आपको साथ दें ताकि आप नोट करते चलें। आप इसका नोट्स में चलिएगा, या तो वीडियो देखकर छोड़ देने से हो सकता है कि आपको बाद में ये चीज़ आप भूल जाए, इसलिए हमारे साथ अभी नोट्स बनाते चलिएगा। यदि एक त्रिभुज की दो भुजा एवं उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा एवं उनके बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। ये क्या कहा दोस्त? कह रहा है यदि एक त्रिभुज की दो भुजा एवं उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा एवं उनके बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज SAS सर्वसमता से सर्वांगसम होंगे। इसको हम चित्र द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो जैसा कि हमने यहाँ पे बोर्ड पे दो त्रिभुज बना दिया है, इसका हम नाम देते हैं। इसका नाम दे दीजिए ABC, इसका DEF नाम दे दिया। हम मानते हैं कि इसका जो बीच का कोण है, ये वाला D वाला कोण, ये कोण है 115 डिग्री और ये भी है 115 डिग्री, ये मान लिया। और ये मानते हैं कि ये भुजा जो है, एक भुजा इसके DE भुजा के बराबर है और BC भुजा जो है इसके एक भुजा के बराबर है। हमने दो त्रिभुज बनाया है, दो त्रिभुज में जो बीच का कोण है ये क्या है? बराबर है, यानी कि कोण B जो है कोण E के बराबर है। भुजा AB जो है भुजा D के बराबर है, भुजा BC जो है भुजा EF के बराबर है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजा एवं उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा एवं उनके बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज किस नियम से? SAS यानी साइड एंगल साइड सर्वसमता के नियम से दोनों क्या जाएंगे? सर्वसम हो जाएंगे। तो समझ आपको कि एक त्रिभुज की दो भुजा, जैसे कि एक भुजा और इन दोनों के बीच वाला कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा एवं उनके बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज SAS सर्वसमता से कहा जाएंगे, सर्वसम हो जाएंगे। हम कह रहे हैं कि त्रिभुज की AB भुजा जो है, AB भुजा वो बराबर है भुजा DE की, और फिर इसकी BC भुजा जो है ये बराबर है, BC भुजा बराबर है भुजा EF के, और कोण B जो है कोण E के बराबर है, और कोण B और कोण E क्या है? दोनों भुजाओं के बीच का कोण है। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC, इसलिए त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम है। किस नियम से? SAS सर्वसमता के नियम से दोनों त्रिभुज का जाएंगे त्रिभुज DEF सर्वसम, यानी कि त्रिभुज ABC जो है त्रिभुज DEF के सर्वसम। दिखाते हैं।
इतनी बात आपको समझ में आता होगा। ये नीचे वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, चलिए हम तो वहाँ साइड में देते हैं, साइड में देते हैं। ये पार्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, हमने क्या लिखा है, हमें लिखना है कि कोण बी जो है बराबर है कोण ए बी। यानी एक त्रिभुज के हमने पढ़ा कि दो भुजा एवं उनके बीच का कोण, दूसरे त्रिभुज के दो भुजा एवं उनके बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज किस नाम से एस सर्वसम समता के नाम से कहा जाएगा सर्वसम। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी क्या होंगे सर्वांग होंगे, ए बी सी सर्वांग होंगे त्रिभुज बी ई एफ। भुजा कैसे बोलेंगे भाई, देखिए किसमें एक त्रिभुज के दो कोण सॉरी दो भुजा और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और उनके बीच के कोण के बराबर है, इसलिए त्रिभुज एस सर्वांग समता के नाम से कहा जाएंगे सर्वांग सम। तो इतनी बात आपको यहाँ से याद करना है। और इसमें अगला है ए एस ए। क्या ए एस ए का तो एंगल साइड एंगल यानी कोण भुजा कोण। ये क्या कहता है, ये कहता है कि यदि एक त्रिभुज की दो कोण एवं उनकी संगत भुजा का तो उनके बीच की भुजा, यानी यदि आप लोग चलिए यदि एक त्रिभुज की दो भुजा दो कोण, एक त्रिभुज की दो कोण एवं उनकी संगत भुजा कहिए या उनके बीच भुजा जो कर सकते हैं, उनकी संगत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण एवं उनके संगत भुजा का तो उनके बीच की भुजा यानी कि बीच की भुजा यानी दोनों कोणों के बीच की भुजा लीजिए में आपस में लिख रहा है संगत का तो उनके बीच की भुजा के बराबर हो तो दो त्रिभुज कहा जाएंगे, तो दो त्रिभुज सर्वांग सम है। किस नाम से ए एस ए यानी कि एंगल साइड एंगल का नियम क्या कहता है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एवं उनके बीच की भुजा यानी कि संगत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण एवं उनके संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज ए एस ए सर्वांग समता के नियम से कहा होंगे सर्वांग सम। आइए हम दो त्रिभुज बनाकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों तो हम क्या है, हमने आपको दो त्रिभुज बना दिया है, इसका हम नामकरण कर देते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज ए है, बी है, सी है। त्रिभुज का शीर्षक में नाम है, इसका नाम लीजिए डी ई एफ। और इससे बोला कि एक त्रिभुज के दो कोण मान लेते हैं, ये कोण कितना मान लें अपने में मानते हैं, ये मानते हैं 60 डिग्री, कितनी है 60 डिग्री। इसको मानते हैं यह है 65 डिग्री। और जो बीच की जो भुजा है, बीच की भुजा का तो इन दोनों कोणों के बीच कौन भुजा, ये भुजा है, ये दोनों कोणों के बीच में भुजा ए बी है, यानी ये बड़ा भुजा है। ये कोण मानते हैं 60 डिग्री है और ये कोण मानते हैं 65 डिग्री है। और ये दोनों कोणों के बीच में कौन सा भुजा है, ये बड़ा भुजा है। कहे तो एक त्रिभुज की दो कोण एवं उनकी संगत भुजा यानी कि उनके साथ जो लगा हुआ है वो भुजा यानी उनकी बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण एवं उनके संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज ए एस ए सर्वांग समता के नियम से कहा होंगे सर्वांग सम। जैसे कि चलिए यहाँ पर उदाहरण आते हैं कि त्रिभुज का जो कोण ए है वो बराबर है कोण डी के, कोण बी है वो बराबर है कोण ए के, तथा भुजा ए बी बराबर है भुजा किसके डी के। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज के दो कोण एवं उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के
दो कोण एवं उनके बीच की भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज ए एस एस सर्वांग समतल नियम से कहा होंगे सर्वांग समतल। आपको रटना मान के सकता नहीं है, आप यहाँ लिख लीजिएगा ए एस ए कहे तो दो कोण उनके बीच की भुजा। अगर इस तरह से किसी त्रिभुज में है, अगर इस तरह से किसी त्रिभुज के दो संबंध है तो कहेंगे कि दोनों त्रिभुज में क्या संबंध है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो किस नियम से, तो ए एस ए के सर्वांग समता की नियम से। लेकिन हम कह सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज एबीसी जो है ये सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ का। तो इतनी बात आपको यहाँ से भी याद रखना है। तो थोड़ा जल्दी नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसका लास्ट कॉन्सेप्ट है RHS का, तो राइट हाइपोटेन्यूस साइड। राइट हाइपोटेन्यूस साइड, राइट माने राइट एंगल कर सकते हैं समकोण, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड यानी कि समकोण कर्ण भुजा। समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा को सब क्या पता है कि यदि समकोण त्रिभुज में दो, यहाँ बात हो रहा है समकोण त्रिभुज का, ध्यान रखिए यहाँ राइट एंगल बात रही है समकोण त्रिभुज। दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण, एक त्रिभुज का कर्ण एवं एक त्रिभुज का कर्ण एवं एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण एवं किसी एक भुजा के बराबर हो, किसी भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। क्या कहा दोस्त, यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण एवं एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण एवं किसी एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज होंगे सर्वांग सम होंगे। ये सिर्फ किस नियम लागू होगा, यह नियम सिर्फ समकोण त्रिभुज में लागू होता है। यानी एक त्रिभुज का कर्ण एवं कोई एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण एवं किसी भी एक भुजा के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज कहा जाएंगे RHS सर्वांग समता के नियम से सर्वांग सम हो जाएंगे। आइए हम लोग एक चित्र द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हमने ये दो समकोण त्रिभुज बना दिया। समकोण त्रिभुज कहता है, आपको इसी वीडियो को मैंने शुरू में बताया था कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जहाँ पे एक भुजा एकदम क्या ऊर्ध्वाधर हो और दूसरी भुजा क्या है क्षैतिज हो, वहाँ पे 90 डिग्री का कोण होता है। और जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो उसे कहते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। और वही स्थिति यहाँ पर बन रहा है। देखिए दो त्रिभुज में यहाँ पे क्या है ऊर्ध्वाधर भुजा है, क्षैतिज भुजा, यहाँ पर भी ऊर्ध्वाधर है क्षैतिज। इस तरह से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना है। और अगर इसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है समकोण त्रिभुज है। इसको मानते हैं नाम ABC, इसका DEF। गया इस समकोण के सामने वाला जो भुजा है, समकोण के सामने वाला जो भुजा है वो क्या होता है कर्ण है। मैंने कहा था क्या है कर्ण है। ये आपका H है यानी कि हाइपोटेन्यूस है, ये भी आपका H है यानी कि हाइपोटेन्यूस। या समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। और बोल रहा है कि दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण एवं कोई एक भुजा, ये चाहे लंब हो या फिर आधार हो, लंब या फिर आधार हो, उस तरह दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण एवं एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण एवं एक भुजा के बराबर है। मानते हैं कि ये दो त्रिभुज का कर्ण बराबर है, दो त्रिभुज का कर्ण क्या है बराबर है। यानी कि कहने का अर्थ है कि भुजा AC इसका कर्ण है। कहना चाहते हैं कि भुजा AC जो है AC
सी, भुजा ए सी बराबर है भुजा डी एफ के, कितना है 90 डिग्री है, और भुजा बी सी मान लेते हैं बराबर है भुजा किसके ई एफ के, ई इधर भुजा क्या है बराबर है। इसमें कोण बी क्या है, सॉरी ये 90 तो से भुजा है, ये हो गया ये भुजा है, यानी भुजा ए सी बराबर भुजा डी एफ के, भुजा बी सी बराबर भुजा ई एफ के, और कोण बी बराबर कोण ई है, जो कितना डिग्री है 90 डिग्री है। इस तरह से कह सकते हैं कि एक त्रिभुज की कर्ण एवं कोई एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण एवं किसी एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज किस नियम से आर एच एस सर्वसमता के नियम से कहा होंगे, सर्वसम यानी कि किस नियम से आर एच एस सर्वसमता के नियम से, इसलिए आर एच एस सर्वसमता आर एच एस सर्वसमता से आप ये देखना होगा क्या जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ। तो इतनी बातें आपको याद रखना है, और सर्वांगसम में ये जो बातें हैं आपको 7वीं 8वीं में पढ़ने को मिलता है, और वहाँ पढ़ने में तो आप उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। और इस सब पर बेस्ट भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 10वीं क्लास में हो या 10th क्लास में हो या इसी बेस्ट पे आगे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो इतनी बातें आपको यहाँ से सर्वसमता से याद रखना है। सर्वसमता क्या है आपको वीडियो शुरू में बताया है, उसका ये 4 नियम है, आपको 4 नियम का रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। इसमें जो बेस्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं या इसके जो और थोड़ा एडवांस लेवल का जो कॉन्सेप्ट है तो हम अगले वीडियो में आपने लेकर के आ जाएंगे। तो अगर इससे एडवांस लेवल आपको अगर इससे और ज़्यादा एडवांस चाहिए और कुछ और इसमें छूट रहा है और कुछ और चाहिए आपको तो आप कमेंट में बताइएगा, हम उसमें कोशिश करेंगे कि आपको जो अगला वीडियो लेकर आएंगे उसमें सही बात को हम क्लियर कर देंगे। चलिए एक और समझ लेते हैं समरूपता का कॉन्सेप्ट। तो समझते हैं कि समरूपता क्या है, सिमिलरिटी क्या, सिमिलरिटी। इस उसमें देखिए हमने जैसे समझा था सर्वांग ठीक उसी तरह से लेंगे हम समरूपता। कहने का अर्थ है कि दो ऐसी आकृतियाँ जिनकी आकृति क्या, आकृति यानी कि रूप तो एक समान हो लेकिन आकार अलग अलग हो, क्या, दो ऐसी आकृति जिनकी रूप क्या हो एक समान, रूप एक समान हो लेकिन आकार क्या हो अलग अलग हो, इसे कहते हैं हम लोग समरूप आकृतियाँ। कैसे समरूप आकृतियाँ, कहने का अर्थ है कि जिसकी रूप एक समान हो, देखने में एक समान हो, जो नहीं है कि उसका जो आकार है दोनों का बराबर ही रहे, दोनों का साइज अलग अलग हो सकता है लेकिन दोनों का रूप क्या हो एक समान। जैसे त्रिभुज है तो दो त्रिभुज होना चाहिए, वृत्त है दोनों वृत्त होना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। इसमें आपको एक बात रखना है, जैसे कि आपको हम समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि दो रेखा ली, हमने दो मान लीजिए एक रेखा ली है ए बी और एक और रेखा ली यहाँ पे क्या डी, मान लीजिए सी डी, ये हमने दो रेखा लिया है। अब क्या ये दोनों रेखा समरूप है या सर्वांगसम है, तो आप कहेंगे ये समरूप नहीं है बल्कि सॉरी ये सर्वांगसम नहीं है समरूप है। अब ऐसा क्यों हुआ, ये सर्वांगसम क्यों नहीं है समरूप क्यों है, ताकि सर्वांगसम का क्वेश्चन कहता है कि जिसकी आकृति आकार, आकृति भी और आकार भी दोनों एक समान हो, यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और बनावट बिल्कुल सबका यानी प्रत्येक दृष्टि से एक समान दिखे, वो होता है सर्वांगसम। और समरूप का होता है नहीं, सिर्फ जिसका रूप ही एक समान हो, बाकी आकार भिन्न भिन्न हो तो काम चल जाएगा। देखिए ये दोनों की आकृति क्या है एक समान है लेकिन इसका आकार क्या है अलग अलग, इसलिए कह सकते हैं कि दोनों रेखाखंड क्या है, यानी कि रेखाखंड ये भी जो है वो क्या है समरूप है, यह खंड सी डी ये क्या है ये समरूप का साइन है, तो आपको याद रखना है। चलिए आपको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मानते हैं यहाँ पे एक ये वृत्त है और एक ये वृत्त है। आप मान लीजिए ये दोनों वृत्त जो है दोनों वृत्त समरूप है या फिर सर्वांगसम पूछेगा, तो आप कहेंगे कि सर ये दोनों वृत्त जो है ये समरूप है, क्या है समरूप है, तो सर्वांगसम क्यों नहीं है।
तो हमने क्या कहा कि सर्वांगसम कब होगा, जब दोनों वृत्त की त्रिज्या बराबर हो, और जब त्रिज्या बराबर होगी तो इसकी आकृति और आकृति क्या है, आकृति और आकार क्या है, एक समान है। लेकिन देखिए इसकी आकृति एक समान है, दोनों गोला ही है, दोनों गोल है, लेकिन आकार क्या है, अलग अलग है। यानी रूप तो एक समान है लेकिन आकार अलग अलग, यानी भिन्न भिन्न है। अगर रूप एक समान हो और आकार अलग अलग हो तो दोनों आकृति क्या हो जाती है, समरूप हो जाती है। तो दोनों क्या है, समरूप है, ना कि सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब जब इस दोनों वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, समान होती है, तो कहते हैं कि दोनों वृत्त क्या है, सर्वांगसम है। चलिए आपको हमने यहाँ पे दो वर्ग लिए हैं, दो क्या है, वर्ग लिए हैं। ये दोनों वर्ग ध्यान दें कि दोनों वर्ग क्या है, दोनों वर्ग की आकार यानी कि रूप क्या है, रूप तो एक समान है, दोनों का रूप क्या है, एक समान है, इसका आकार अलग अलग है, यानी दोनों वर्ग की भुजा क्या है, अलग अलग है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों वर्ग क्या है, समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। आप कहेगा सर इसमें सर्वांगसम की क्या शर्त है, तो सर्वांगसम की शर्त है कि दोनों वर्ग की भुजा अगर बराबर हो तो दोनों वर्ग कहाँ जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। जबकि दोनों वर्ग ही है लेकिन इसका आकार क्या है, अलग अलग है, रूप तो एक समान है लेकिन आकार अलग अलग है। इसलिए कह सकते हैं कि दोनों वर्ग क्या है, दोनों वर्ग समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। तो एक बात है और याद रखना है कि कोई भी दो रेखा, कोई भी दो रेखा, कोई भी दो वृत्त और कोई भी दो वर्ग हमेशा समरूप होते हैं, हमेशा समरूप होते हैं। लेकिन इसका उल्टा यानी कि क्या, सर्वांगसम हमेशा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि ये मतलब कि सर्वांगसम कब होंगे, जब इनकी भुजा बराबर हो, यानी कि जब दो रेखाएं बराबर हो, दो वृत्तों की त्रिज्या बराबर हो, या फिर दो वर्गों की भुजा बराबर हो, तब पॉसिबल है कि दोनों सर्वांगसम होंगे। लेकिन बराबर हो या ना हो, अगर दो वर्ग है, चाहे दो कोई भी रेखा है, दो कोई भी वर्ग है, तो ये तीनों चीज जो है और कुछ भी है, ये सभी जो है ये हमेशा समरूप होते हैं। लेकिन सर्वांगसम होने के साथ क्या है कि बस बराबर होना चाहिए। सर्वांगसम कहता है कि प्रत्येक दृष्टि से एक समान हो, रूप आकार आकृति सब तरह से सभी चीज बराबर हो। जबकि समरूप कहता है कि नहीं, सिर्फ आकार एक समान हो, देखने में एक समान हो, उसका सिर्फ उसका रूप एक समान हो, वो मतलब कि किसी भी आकार का हो उसे फर्क नहीं पड़ता है, बस सिर्फ क्या हो, आकार यानी कि रूप जो है एक समान हो, आकार अलग अलग। सब कंडीशन दोस्त कि दो त्रिभुज समरूप कब होंगे। देखिए दो त्रिभुज की बात कर रहा है तो दो त्रिभुज में भी वही रूल आएगा जो अभी हमने आपको पिछले लेक्चर में पिछले इसी वीडियो में अभी बताया है। क्या बताया है कि दो बहुभुज समरूप कब होंगे, जब उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजा की लंबाई क्या समानुपाती हो। सेम कंडीशन इसमें भी लगता है। कहने का अर्थ है कि दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, तो स्थिति एक बनता है, एक में क्या होता है कि उनके संगत कोण बराबर हो। किस कब, यानी दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब उनके संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, तथा दूसरे में कहता है कि उनके संगत भुजा की लंबाई, उनके संगत भुजा की लंबाई, संगत भुजा की लंबाई क्या हो, एक ही अनुपात में हो, एक ही अनुपात में हो। एक ही अनुपात करते हैं दोस्त, इसका अर्थ है समानुपाती। कथी, समानुपाती। एक ही अनुपात का क्या है, समानुपाती, यानी क्या हो, समानुपाती हो। तो दो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। आइए आपको हम एक चित्र बनाकर दिखाते हैं कि किस तरह से समरूप होंगे। हाँ दोस्त, आप समझते हैं कि मतलब समरूपता के त्रिभुज की समरूपता क्या शर्त है। मान लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज है, इसका नाम दीजिए डी ई एफ। ये क्या है, ये तो अनुपात लिखा हुआ है, तो इसको ठीक से लिख लीजिएगा, एक ही अनुपात में हो। इसको हम लोग मानते हैं क्या, डी मानते हैं। ये दो त्रिभुज है, देखिए दोनों की आकृति यानी शेप का तो रूप क्या हो, क्या है, एक समान है, लेकिन दोनों का आकार क्या है, अलग अलग है। तो दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे, ना कि सर्वांगसम। सर्वांगसम कब होगा, जब दोनों का आकार भी बराबर हो, तब सर्वांगसम होगा।
लेकिन इसमें क्या है, आकार अलग अलग है लेकिन इसका शेप यानी कि रूप क्या है, एक समान है। तो दोनों त्रिभुज कहाँ होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। भाई अब ऐसा नहीं सीधे अगर ऐसे मानते तो डायरेक्ट समरूप हो जाएंगे। इसके कुछ नियम क्या है, इसका पहला नियम है कि दोनों त्रिभुज के जो संगत कोण है वो बराबर होना चाहिए, या तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई जो समानुपाती होनी चाहिए। एक बात और देखिए, हमने दो शर्त लिखी है त्रिभुज के लिए, इन दोनों में से कोई एक भी शर्त अगर लागू होता है तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। लेकिन इस 3 से अधिक भुजा वाले के लिए, 3 से अधिक भुजा में बहुभुज के लिए ये दोनों शर्तों का मान्य होना आवश्यक होता है, नहीं तो वो समरूप नहीं होंगे। लेकिन त्रिभुज के लिए क्या शर्त है कि दोनों शर्त या फिर दोनों में से कोई एक भी शर्त मान्य है, लागू होता है इस दोनों त्रिभुज पे, तो दोनों त्रिभुज कहा जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन इससे अधिक यानी इससे अधिक भुजा वाले त्रिभुज के लिए, इससे अधिक भुजा वाले बहुभुज के लिए ये बात पॉसिबल नहीं है। इससे अधिक भुजा वाले अगर कोई बहुभुज है तो उसके लिए ये दोनों नियम का लागू होना अति आवश्यक होता है, नहीं तो वो समरूप नहीं होंगे। जबकि त्रिभुज के लिए क्या पढ़ रहे हैं, दोनों नियम या फिर दोनों में से कोई एक भी नियम अगर मान्य है यानी लागू होता है तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। जैसे कि मान लेते हैं इसका कोण ए, क्या कोण ए, एक त्रिभुज का कोण ए जो है कोण डी के बराबर है, कोण बी जो है कोण ई के बराबर है, और कोण सी जो है कोण एफ के बराबर है। मान लीजिए यानी कि हम क्या करें एक में, यानी कि कोण ए बराबर है कोण डी के, कोण बी बराबर है कोण ई के, और कोण सी बराबर है कोण एफ के। और दूसरे नियम के अनुसार क्या कहता है कि इसकी संगत भुजा की लंबाई क्या हो, समानुपाती होने की बराबर अनुपात में हो। संगत भुजा का है तो ए बी के अनुपात में जाएगा, यानी ए बटे डी ई बराबर ए सी बटे का ए सी बटे ए सी बटे कौन डी एफ बराबर बी सी बटे कौन ई एफ। इस तरह से हो, यानी कि इसकी संगत भुजा क्या हो, संगत भुजा की लंबाई समानुपाती होने के समान अनुपात में हो, बराबर अनुपात में हो। जबकि इसकी संगत भुजा के संगत कोण क्या हो, बराबर हो। अगर त्रिभुज के लिए इन दोनों शर्तों में से कोई एक भी शर्त अगर लागू होता है, यानी कि केवल संगत भुजा भी संगत कोण भी बराबर है, तो जाहिर सी बात है भाई कि अगर संगत कोण बराबर है तो संगत भुजा बराबर ही होगा, और नहीं तो अगर संगत भुजा बराबर है तो संगत कोण भी बराबर होगा। यानी कि दोनों में से कोई एक भी नियम लागू होता है तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। जबकि इससे अधिक भुजा वाले के लिए बात पॉसिबल नहीं है। इससे अधिक भुजा वाले को समरूप होने के लिए दोनों नियम लागू होने चाहिए। इतनी बातें आपको समरूपता के बारे में याद रखना है। ये बातें बार बार पूछा जाता है कि समरूप के लिए ये दोनों नियम जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई एक भी अगर लागू होता है तो त्रिभुज जाएंगे समरूप। जबकि इससे अधिक भुजा वाले के लिए दोनों नियम का लागू होना आवश्यक है। एक बात आप और याद रखिए, समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल और उनकी भुजा के बारे में क्या है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल और उनकी भुजा के बारे में कुछ शर्तें हैं कि उनकी भुजा और क्षेत्रफल में क्या संबंध है। देखिए, दो समरूप त्रिभुज के बारे में एक बात और आप याद रखिएगा कि समरूप त्रिभुज में, किसी भी समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वह उसके भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्या इसका हम कह रहे हैं, इसका क्षेत्रफल का जो अनुपात है, मान लेते हैं ये दोनों त्रिभुज का है, समरूप है। अगर दोनों त्रिभुज समरूप है यानी कि हम कह रहे हैं कि त्रिभुज, इसको साफ करते थोड़ा सा, हम मान लेते हैं कि वहाँ था यानी जैसे कि त्रिभुज ए बी सी क्या था, समरूप था, तो ए बी सी का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात और त्रिभुज डी ई एफ क्या था, समरूप था। ए बी सी और डी एफ का था, समरूप था का क्षेत्रफल, यानी ए बी सी और डी ई एफ का जो क्षेत्रफल है वह इसकी भुजा यानी कि ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा डी एफ था, दोस्त नीचे का था बी सी बटा डी एफ था बराबर ए सी बटे कथी डी ई यानी डी एफ था यहाँ पे ए बी सी कहता इसे मेरा था डी ई एफ यानी कि ई एफ था, यहाँ पे ई एफ था, ई एफ और ए सी बटा क्या था
डी एफ। ए सी बटे का डी एफ, जैसे कि हमने मान लेते हैं यहाँ पर 2 त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ए बी सी, एक और त्रिभुज मान लेते हैं त्रिभुज डी ई एफ। तो ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ, बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ, ए सी बटे का डी एफ। अगर ये दोनों त्रिभुज यानी कि ए बी सी समरूप है, त्रिभुज ए बी सी क्या है, समरूप है, तो इसे त्रिभुज का साइन है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो इस स्थिति में इन दोनों के क्षेत्रफल के बीच जो संबंध है वो क्या संबंध होंगे कि त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल का अनुपात जो है बराबर होगा इन दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर, यानी कि दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। ये बातें यानी इस बातें पर डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा और इसको याद रखिएगा कि किसी समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल का जो अनुपात है उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इतनी बातें आपको इस समरूप से याद रखना है। आज के लिए हम इस वीडियो में इतना छोड़ते हैं, बाकी जो भी इस चैप्टर से या इस सब कॉन्सेप्ट से आपको दिक्कत आती होगी या जो चीज़ समझ में नहीं आता होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको जो परेशानी है, जो भी दिक्कत है, उसको समस्या का हल करने का हम मतलब कोई ना कोई तरीका निकालेंगे, आपको कमेंट सेक्शन में भी आपका हम जवाब देंगे। तो आज के लिए हम इतने छोड़ते हैं। अब छोड़ते हैं अगला जो इसमें अगला टॉपिक होता है या अगला जो इस ट्रायंगल का जो अगला कॉन्सेप्ट है इसको अगर आप कहेंगे तो हम अगले लेक्चर में लेकर के आ जाएंगे। तब तक के लिए हम इतना छोड़ते हैं। कल यानी कि अगले वीडियो में हम इस यानी कि इस चैप्टर से ट्रायंगल से रिलेटेड 10वीं क्लास या 9th क्लास के बोर्ड एग्जाम में जितने भी टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं या बनते हैं उन सभी के लिए हम क्वेश्चन कल लेकर आएंगे। तो उस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि वह वीडियो 2022 में 10वीं क्लास के एग्जाम दे रहे छात्रों के लिए भी अति आवश्यक होगा। तो आज के लिए इतने छोड़ते हैं। चलिए, धन्यवाद।